मित्रों नमस्कार। मैं नीरज नयन पुनः एक बार आपके सामने एक परिचर्चा लेकर उपस्थित हूं। आज हमारे साथ दो वरिष्ठ लोग आए हैं। बारी बारी से हम उनसे जानना चाहेंगे। आज का विषय मैं आपको बता दूं, आज का विषय है बिहार की कृषि समस्याएं, कारण और निवारण। तो मैं उन कारणों पे भी चर्चा करूंगा और निवारण क्या हो सकते हैं वो भी मैं चर्चा करने वाला हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीत कुमार जी। अजीत कुमार सिंह जी व्याख्याता हैं, युग्नू में पढ़ाते हैं, सामाजिक सरोकार रखते हैं और खेती भी करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पेज पर। आप औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि बिहार के कृषि समस्या में क्या कठिनाई है, उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। भारत कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की कृषि समुन्नत कृषि सब दिन से रही, लेकिन किसानों का दर्द हमेशा उभरता रहा। उसकी टीस, उसकी आवाज पहुंचती रही है। अगर ऐसा न होता तो राष्ट्रकवि दिनकर कुछ यूं न लिखते। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, मुख में जीव शक्ति भुज में जीवन में आराम कहाँ है, बसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम कहाँ है। एक समय ऐसा था भारत में, एक समय ऐसा था भारत में जब हमारे यहाँ अन्न कम उपजते थे। भारत के एक यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों से कहा कि आप हरित क्रांति की ओर बढ़े। देश की जनता को उन्होंने कहा कि आप एक दिन उपवास रखें, हमारे पास अन्न कम है। लेकिन भारत के किसान संकल्पित हुए और आज इतना उत्पादन हो रहा है कि हमारे पास भंडारण की जगह नहीं है। तो किसानों ने उस परिस्थिति से इस परिस्थिति तक देश को लाकर रख दिया है। लेकिन किसानों के सामने से आज भी समस्याएं नहीं गई है। अभी की जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, वो संकल्पित है कि हम 22 तक हम किसानों की आमदनी को दूनी कर देंगे। लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है? क्या हम कुछ आगे बढ़े हैं? क्या इन सब तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिहार की कृषि जो सबसे अधिक पैदावार की धरती है, हम कह सकते हैं बिहार की मिट्टी की जैसी जितनी उपज किसी राष्ट्र की मिट्टी में नहीं है। क्यों अमेरिका, रूस, फ्रांस होते जाते वैभवशाली, क्या रखते हैं चार हाथ, दो शीश वहां खेतों के माली। या की छीन दरा ने उनको हमसे दिया विशाल अंगन, या की गंगा चली गई है देने उन्हें निर्पावन। तो सब कुछ हमारे पास है। बिहार के पास उर्वर जमीन है, बिहार के पास जल है, बिहार के पास श्रम शक्ति है। फिर भी बिहार के किसानों की बदहाली क्यों है? हम अपना प्रश्न अजित कुमार जी के साथ साझा करना चाहते हैं, उनसे विचार जानना चाहते हैं कि बिहार की कृषि आज तक पिछड़ी हुई क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आपके इस ओजपूर्ण विषय प्रवेश के बाद बिहार में किसानों के लिए जो आपके भीतर जज्बा है और बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस प्लेटफॉर्म पर आज जितने भी दर्शक हैं सबका मैं अभिवादन करता हूं। आप अन्न ब्रह्म है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणागणौ ब्रह्मणाहुतम। हम जो ब्रह्म से अन्न हम जो लेते हैं उसकी आराधना हम करते हैं, उसकी संज्ञा हमारे शास्त्रों में, वेदों में ब्रह्म से उसकी तुलना की गई है। आप ध्यान दीजिए कि आप कहीं चिकित्सकों के पास जाते हैं, वो एक प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप जो जैसा अन्न वैसा मन होता है। इस तरीके के सिद्धांत से, इस तरीके के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। आप ध्यान दीजिए, लॉकडाउन हुआ, कितने लोग दौड़े और टेलीविजन खरीदने गए, कितने लोग दौड़े और मोटरसाइकिल खरीदने गए, कितने लोग दौड़े और कार चार पहिया खरीदने गए। सबसे पहले हर एक आदमी दौड़ा और देखिए 12 बजे तक जो लॉकडाउन होने का जो पहला उद्घोषणा की थी
माननीय प्रधानमंत्री ने उस समय सारे लोग किराना की दुकान पे क्यों गए? क्योंकि मूलभूत आवश्यकता उनके थी कि लॉकडाउन के समय मुझे भोजन चाहिए। भोजन आता कहां से? कहां से भोजन आता है? भोजन आता है उन जमीन से। वो अन्न उत्पादन करने वाला वो किसान, किसानों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। किताब में जब किसान के आप चैप्टर को देखिएगा तो एक उसकी तस्वीर आप ध्यान से देखिए, किस तरीके से बच्चों के जहन में भरा गया है कि किसान एक गरीब, ऊपर देखता हुआ व्यक्ति, धरातल फटी हुई और आसमान की तरफ पानी के लिए तरसता हुआ देखता हुआ एक व्यक्ति है। ये एक नरेशन चित्र में गढ़ा गया है। किसान के लिए आप लिखते हैं कि किसान कमाता है। आप शब्दों को ध्यान से देखिए, किताबों में किस तरीके के वाक्यांश बनाए जाते हैं। और उसमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसमें दिखाते हैं कि डॉक्टर जो है वह जाते हैं। ये शब्दों को जब पुस्तकों से यहीं से शुरुआत होती है और जो बचपन से हमारे मन में भरा जाता है। मैं एक बार अपने ट्रैक्टर के लोन के लिए मैं गया, वहां पर बैंक अधिकारी, मैंने जब एक फोटो अपनी सूट इसके कोट के साथ दिखाई, मैंने पूछा उनसे कि आप लोन में इतनी दिक्कत क्यों कर रहे हैं? कहा कि आपकी तस्वीर चूंकि कोर्ट में है इसलिए लोग अप्रूव नहीं कर रहे। अब ये जो नरेशन गढ़ा हुआ है, मैं ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको, ये क्या कहता है? ये किस मानसिकता का घोतक है? ये कहता है कि तुमको फटेहाल में रहने की व्यवस्था है, तुमको फटेहाल में रहने को मैं विवश करूंगा। और पूरा नरेशन इस पर गढ़ा हुआ है। और ये नरेशन इस तरीके से गढ़ा हुआ है और इसको बना के रखने की कोशिश की जाती है। इसको मैं आगे जब बताएंगे कि इसके पीछे इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है, ये क्यों उस तरीके से, इसमें बदलाव की बड़ी भूमिका है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र किया। 13 दिन का खाद्यान्न बचा हुआ था। तत्कालीन जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे और मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि 13 दिन से ज्यादा नहीं होगा। आह्वान किया लाल बहादुर शास्त्री, कहा कि हमारे देश में अनाज की जरूरत है, आप लोग खड़े होइए। और आज इतना सरप्लस पैदा हो रहा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी सारे लोगों को संबोधन करके कहते हैं राष्ट्रीय चैनल पर कि हम नवंबर तक आपको खाद्यान्न आपके घरों तक पहुंचा देंगे। वो किसके बदौलत हुआ? किसानों के किसके बदौलत हो रहा है? वो किसानों के बदौलत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नीरज, आप जो कह रहे थे कि ये नरेशन बना हुआ है किसानों के प्रति, वो फटेहाल जीवन जीता है, वो दुख की गठरी लेकर चलता है, मेहनत करने वाला किसान। आपने सही कहा। हम शुरू में जाते हैं पिछली सरकार को देखे, जहां से एमएसपी उपज कर आता है। एमएसपी जब उपज कर आता है, वो शब्द देने वाले कितने दरिद्र रहे होंगे। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, वहां मिनिमम की बात हुई, और बाजार में व्यापारियों के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिया गया। तो हम देखते हैं किसानों के लिए अनुदान, अनु शब्द का अर्थ क्या होता है सर? सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो हमें अनुदान दिया जाता है। अरे जिसके दम पर दम्भ देश को, उसको दीन बना डाला, देना था अधिकार जिसे, उसे अनुदान थमा डाला। ये साहित्य ऐसा क्यों? किसानों के प्रति ऐसे साहित्य क्यों गढ़े गए? उन्हें अनुदान क्यों दिया गया? उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दिया गया? क्रांति इसकी भी होनी चाहिए। हम धरती को चीर कर अन्न उपजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शब्दों के अर्थ को नहीं समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी के पहले काल को जब मैं देखता हूं तो उन्होंने विकलांगों को दिव्यांग कहा, शब्दों में संशोधन हुआ। लेकिन हम किसानों के लिए शब्दों में संशोधन कब होंगे, ये भी एक सवाल बनता है। हम आपसे आगे भी इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या इस तरह की बात भी आपको कुंठित करती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक शब्द, हाँ, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, फिर आप आगे करिएगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठा दिया है। जो शब्दावली का गठन है, जिसको कि अंग्रेजी में नरेशन फ्रेमिंग बोलते हैं, नरेशन फ्रेमिंग से ही बहुत सारी चीजें, अवधारणा गठित होती है। और वो नरेशन का गठना जो होता है, जो गढ़ना है, वो मानसिकता पे निर्भर करता है कि किसके हाथ में कलम है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप उठा के देख लीजिए योजनाओं को,
वो अक्सर लाभार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं। लाभार्थी शब्द का मतलब है कि ये कोई व्यक्ति है जो लाभ देता है और एक लाभ लेने वाला है। अरे मेरा ये अधिकार है जनाब, ये मेरा अधिकार है, ये अधिकारिता का प्रश्न है, लाभ का प्रश्न नहीं है। हमारे पैसे पर कोई आप लाभार्थी बना के रखें, आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए, बेनिफिशियरी शब्द का प्रयोग है। इसको बहुत ही 5 ईयर प्लान में इन सब सारे चीजों को बदलने का राइट बेस अप्रोच पर आप 5 ईयर प्लान, आप एक 10वीं 5 ईयर प्लान को उठा के देख लीजिए, उसका अप्रोच पेपर है इंटाइटलमेंट बेस्ड प्लानिंग। दूसरा शब्द आया है इंक्लूसिव प्लानिंग। ये दो शब्द के क्या मतलब होते हैं? समावेशी विकास की बात है अवधारणा। उसके बाद फिर है इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट मेरा हक है, उसमें मेरे सबको, आप अनुदान पर आप देखते होंगे या जो सब्सिडी शब्द का जो प्रयोग है, इन सब सारी चीजों पर बहुत हंगामा होता है। आगे आप सवाल पूछे चुके शब्द पे ही है, दूसरे देशों में क्या स्थिति है, और जो इंडस्ट्री में जब आप देते हैं, जब इसी चीज को जब इंडस्ट्री में देते हैं तो उसको अंग्रेजी में बोला जाता है हेयर कट, दैट इज कॉल्ड हेयर कट। और जब किसानों को वही चीज आप देते हैं तो उसको बोला जाता है सब्सिडी, जिस पर कि बहुत हंगामा होता है। इस पर आपको मैं आंकड़ों के हिसाब से आगे मैं चर्चा करूंगा कि दोनों में किस तरीके से अंतर किया जाता है नरेशन के दृष्टिकोण से। हाँ नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत देर से ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक डॉक्टर अनूप चौबे जी हम लोगों को सुन रहे हैं। वो सरकार के नुमाइंदे भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, और वो बहुत करीब से भारत की कृषि को देख रहे हैं, बिहार की कृषि को देख रहे हैं। मैं उनकी नजरों से बिहार की कृषि को देखना चाहता हूं। क्या समस्या है किसानों के लिए, इसका क्या समाधान हो सकता है? आप जो अपनी नजरों से अभी तक देखे हैं, किसानों को कहां कहां कठिनाई आती है और क्या क्या सुधार होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो बिहार स्वाभिमान आंदोलन को मेरा नमस्कार, और जो भी इससे लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं या आगे देखेंगे उनके लिए भी सबसे पहले नमस्कार है। और बहुत अच्छा आपने पूछा दिनेश सर कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। देखिए, समस्याएं हर जगह है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में जो कृषि की मुख्य समस्याएं है उसमें सबसे पहले प्राकृतिक आपदा है, जिससे कि हम लोग सभी लोग वाकिफ है। आज के समय में देखिए हमारा लगभग मतलब 14 जिला जो ऐसा है हमारा उत्तरी बिहार का, जो कि पूर्ण रूप से आज के समय में पूरा बाढ़ ग्रसित है। जहाँ की कृषि की क्या संभावनाएं है ये जिक्र करना बहुत बड़ी समस्या है। और जो हमारा दक्षिण बिहार का जो जिला है आपका, बेसिकली जो औरंगाबाद, गया, नवादा या जमुई या कुछ सासाराम के कुछ भाग है जो कि सूखा ग्रसित रहता है जी। अब हम देखें तो आधे से ज्यादा हमारा जो एरिया है वो तो सिर्फ सूखा और बाढ़ से प्रभावित हो रहा है जी। दूसरी बात इसमें है एक, उसके बाद आगे बढ़े तो बेमौसम बारिश है। अभी पिछली साल फरवरी मार्च में आप देखें कि जैसे दलहन फसल के बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और कहीं कहीं तो बीज जितना लगाया है उतना बीज इतना भी उपज नहीं हुआ, क्योंकि उसका कारण था कि उन लोगों ने जो पल्स वाली क्रॉप, जो दलहन फसल की चना हो या मसूर, इसकी बुआई की, उसका थोड़ा लेट से बुआई किए, जिसकी वजह से उनकी उपज क्षमता जो है कहीं आधी हुई, आधी से ज्यादा हमें लगता है पूरे बिहार में कहीं भी नहीं हुई। जो होनी से जो अनएवरेज उत्पादन है वो आधा से ज्यादा नहीं हुआ। ये बेमौसम बारिश का मार झेल रहा है। पिछली बार अगर देखें तो अक्टूबर नवंबर में इतनी बारिश हुई, जिस समय हमारे बिहार के मुख्य धान जो फसल है वो जब फूल आने की अवस्था में था, उस समय लगता है 5-6 दिन बारिश हुआ, जो कि पटना पूरा जलमग्न हो गया था उस बारिश से। उस समय धान की उपज भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ सिर्फ बेमौसम बारिश की वजह। इसके बाद एक चर्चा और करेंगे कि जो आज से 5 साल या 10 साल पहले हम देखें, जो हमारा ठंडे का जो ड्यूरेशन होता था, जो कि लगभग नवंबर से शुरुआत होता था और कम से कम फरवरी तक बना रहता था, जिसमें कि हमारी मुख्य रूप से जो रबी की फसल है वो ठंडी के तापमान पे डिपेंड करता है। आज के समय हम देखिए तो लगभग मध्य दिसंबर आ जाता है जबकि हमारी ठंडी स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, और लास्ट जनवरी जाते जाते हमारी गर्मी शुरुआत हो जाती है, जो कि ठंडी रबी वाली फसल के बहुत महत्वपूर्ण जरूरत पड़ता है अपनी ग्रोथ पीरियड के लिए, अपनी वृद्धि के लिए,
अपने फूल की अवस्था के लिए, तथा उसके बाद अपना जो फूल की बस फ्लावरिंग जो होता है, दाने बनते हैं। क्योंकि दाना बनते समय गेहूं का आप देख रहे हैं कि उत्पादन हमारा घट रहा है बिहार में बहुत बहुत तेजी से, क्योंकि जो मार्च में जो पछुआ या अप्रैल के फर्स्ट में चल रहा है, जिससे कि हमारा जो गेहूं का दाना है वो नहीं भर पा रहा है। अगर गेहूं का दाना पूर्ण रूप से भरेगा नहीं तो उसकी जो उपज क्षमता है वो प्रभावित हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूँ। जी जी सर। आपने समस्या हमें बताई है कि प्रकृति जनित समस्या, यस सर। मौसम की मार से हम परेशान होते हैं, हमें मौसम पर आश्रित होना पड़ता है, बाढ़ की समस्या है, आपने एक चकबंदी का भी नाम लिया। जी हाँ। लेकिन इन सबसे लड़ते हुए किसान अच्छी उत्पादन को देता है, लेकिन किसान के लिए बाजार नहीं। क्या सर बिहार में बाजार है किसानों के लिए? सर ये सोच के बहुत मतलब अंदर से भी तकलीफ होता है। आप अच्छा। पंजाब या हरियाणा के क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ मार्केट जो है ये किसान का संगठन है, जी। बहुत ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बना हुआ है। लेकिन अब बिहार में देखिए तो गिने चुने के नाम से भी आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। एक बिहार में संगठन का बहुत किसान के संगठन का आवश्यकता है, जो कि हर जिला से लेके राज्य स्तर तक अपनी बात को उठाए या बिहार में भी अपनी बात को रखे, क्योंकि मार्केट बाजार बिल्कुल ही नहीं है। मैं खुद जाता हूं, अभी महीने में जैसे औरंगाबाद में भी मैं आया हूं तो किसानों के पास जाता हूं, उनका पहला प्रश्न यही होता है कि सर हमारा 1200-1300 का उधारी तो धान बिकता है। जी। अब इससे जो मतलब सोचने वाली बात है कि जो मुख्य 400-500 एमएसपी हम 1700-1800 कर रहे हैं, अगर उतने पे भी अगर उनके ऊपर नहीं बिक रहा है तो इससे दयनीय स्थिति किसान की ओर क्या होगी। इसलिए बाजार की प्राथमिकता है। आपने सही कहा, आपने सच्चाई को कबूल किया है। मैं अजित जी के पास पहुंचता हूं। अजित जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, चौबे जी बात कर रहे थे, प्राकृतिक आपदा, बाजार की समस्या, मैंने प्रश्न रखा तो उन्होंने सहमति जताई। इन सब के बावजूद जो एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए, वो बीज की समस्या है। आज पारंपरिक बीज हमारे पास नहीं है। अगर कोई लड़ाई होती है, विश्व युद्ध छिड़ता है और बीज बनाने वाले देश भारत को बीज देने से मना कर देते हैं, तो ना कोई खून खराबा होगा, ना एटमिक क्रांति होगी, ये बीज की क्रांति होगी और भारत की धरती कुछ नहीं उपजा पाएगी। हमारे पारंपरिक बीज समाप्त हो गए। आज बीज का बाजार भारत में, बिहार में अरबों का खेल खेल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे यहां पैर जमा चुके हैं। क्या हमारे वैज्ञानिकों को उस स्तर के बीज नहीं बनाने चाहिए? आज तक जितने भी प्रयास हो रहे हैं, अच्छे प्रयास हो रहे हैं, सब लोग मस्त हैं प्रयास करने में, नए नए शोध करने में, लेकिन मैं किसान की दृष्टि से देख रहा हूं तो उस हाइब्रिड के उत्पादन जैसा बीज भारत अब तक नहीं बना पाया है। क्या कारण है? नहीं, मैं आपके इस विषय से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। मैं दोनों संस्थान, जो राइस इंस्टीट्यूट है इस देश का और करनाल में जो गेहूं का इंस्टीट्यूट है, सौभाग्यवश दोनों जगह पे मेरे क्लासमेट जो बचपन से हमारे दोस्त हैं वो वहां पे बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं और उनके नाम से बहुत सारे पेटेंट भी हैं। तो इसको मैं बहुत गंभीरता से जानता हूं और तकनीकी रूप से इस विषय पे मुझे जानकारी है। यहाँ पे जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने शोध किया है, मैं उनका, यदि कोई ऋषि है इस धरती पे तो वो कृषि वैज्ञानिक है। मैं उनको हृदय से नमन करना चाहता हूं, क्योंकि एक सीड का जो प्रोडक्शन है और नए ब्रीड का बनाना है वो लगभग 10 से 12 साल लगता है और उसको बच्चे की तरह देखना पड़ता है। बड़ा कठिन, बड़ा परिश्रम से बनता है वो। और अभी अलग अलग गेहूं में भी जो मौसम के विषय में बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज को लेके गेहूं में उदाहरण दे रहा हूं आपको, केवल गेहूं को लेके अलग अलग सॉइल कंडीशन, नॉट ओनली द सॉइल कंडीशन, केवल एक पानी पर उगने वाला गेहूं
2 पानी पर उगने वाला गेहूं, शॉर्ट ड्यूरेशन पे दिसंबर के अंतिम महीने में लगाने वाला गेहूं, जनवरी के फर्स्ट वीक में लगाने वाला गेहूं यहां तक उपलब्ध है। वो बात नहीं है नीरज जी, बात यह है कि यहां पर आपने सिर्फ बात गेहूं की है, गेहूं की सिर्फ आपने बात की। सर मैं मानता हूं कि गेहूं में आप बीज में संपन्न हैं। धान की बात आज क्यों बाजार में धान की बात भी मैं नहीं धान की भी मैं बात कह रहा हूं। आज मक्के के हाइब्रिड क्यों बिक रहा है? मोनसेंटो आपके देश में क्यों स्थापित हो गया है? अब मक्के के शोध पे जरूरत है काम करने की। मैं और इसको पूरा कर रहा हूं इस बात को। सवाल वो नहीं है, आपके पास जो बीज का, आप ध्यान से देखिएगा, जो हरियाणा के किसान हैं वो करनाल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें अभी इस समय उन्होंने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। आज के दिन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके हिसाब से उन्होंने अपने बीज जो है ब्रीड के हिसाब से बुक कर लिए। हमारे यहां मैं करवाना चाहता हूं, औरंगाबाद में मैं करवाना चाहता हूं। कहां हम जाएंगे बताइए आप मुझे? आप मुजफ्फरपुर में या आसपास में आप बुक करवाना चाहते हैं, कौन सा ऐसा संस्थान है बिहार में? नहीं है। मैं इस विषय पे स्ट्रक्चरल जो सिस्टमैटिक इश्यूज हैं, जो सिस्टम के जो इश्यूज हैं बिहार में, उस पर चूंकि किसानों का दबाव नहीं है, किसान उस चर्चा में शामिल नहीं है। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि जो इसका उपभोक्ता है पॉलिसीज का, वो उसमें शामिल नहीं होता है। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर पॉलिसी बनाते हैं जो कि उसका बेनिफिट लेता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पॉलिसी इंजीनियर लेता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पॉलिसी में किसान है ही नहीं। तो आप पॉलिसी के डिबेट में आप कितने किसान संगठनों को बुलाते हैं? अभी जो 3 अध्यादेश लागू हुए उस पर पंजाब उबल गया, बिहार में कितने लोग उबले? नहीं उबले। ये सब एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। महाराष्ट्र में आंदोलन खड़ा हो जाता है, किलोमीटर के किलोमीटर एक लंबी लाइन किसानों की लगती है। कितना दिन हो गया यहाँ किसानों को? किसान का मुद्दा जब आएगा तो मजदूर और किसान में यहाँ पॉलिटिकली लड़वा देगा, नरेगा नहीं चलाने की बातचीत करे। यहां पे ये नरेशन को समझिए, पॉलिटिकल डिबेट को, और ये डिबेट का जो मुद्दा है, इस नरेशन का जो मुद्दा है, इसके डाइकॉटमी है, इसके जाल है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के। इस बात को हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। मैं केवल अंतिम बात, जो दूसरी बात कह रहे थे चौबे सर, मैं देखिए केवल 56.0% ही नेट सोइंग एरिया है बिहार की। 56% ही नेट सोइंग है। फिर लैंड जो है नॉट कल्टीवेटेड है, 23% जमीन पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, वो फैलो लैंड हो गया है। मतलब कि लोगों ने खेती छोड़ दी है। बड़े सवाल ये हैं, क्लाइमेट चेंज तो है, उसको मैं मानता हूं, उसके हिसाब से चीजें बदलेंगी। फिर आइए फैलो लैंड, उसके बाद और जोड़ लीजिए 11% फैलो लैंड होगा जिस पर के खेती लोगों ने छोड़ दी कल्टीवेशन के अलावा। मतलब कि 23, 10, 24, 25% लैंड जो है वो है। बिहार में 24% लोग जो है सो प्राइमरी सेक्टर में शामिल हैं, मतलब कि 24% लोग केवल खेती करते हैं। 59% लोग जो है सो सर्विस सेक्टर में शामिल हैं, मतलब कि जिसके घर में नौकरी है वो बिहारी भोजन मिलेगा, और जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको भोजन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 60% लोग जो है सो किसी न किसी रूप में सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये एक बड़े सवाल है जिस पर कि हमको आगे लगातार करना होगा। अब आगे पानी की बात, पानी जो लगातार एश्योर्ड इरिगेशन, सर इस पर चर्चा करिएगा। मैं चाहूंगा ट्यूबवेल से, केवल ट्यूबवेल, ध्यान से सुनिएगा सर, ट्यूबवेल से 63% जमीन पटाई जाती है, सिंचित होती है, और 2% 31% जमीन केवल कैनाल से सिंचित होती है। मतलब कि जो अभी शुरुआत किया है इस गवर्नमेंट ने, हरेक पानी हरेक भूमि को मिलने के लिए, यदि ये योजना शामिल हो जाती है तो बिहार में अद्भुत तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। और जब एक टेक्नोलॉजिकल, बहुत ही एग्रीकल्चर में एक सिद्धांत है कि जैसे ही एक पानी खेत में पहुंचेगा, जो वाटर है, वाटर ऑलवेज लीड टेक्नोलॉजी। यदि पानी नहीं आएगा
तो रेन फेड एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन नहीं होता है। ये बेसिक है, बहुत फंडामेंटल चीज है। तो जो पानी है वही टेक्नोलॉजी को का वो ड्राइव करता है, वही ड्राइव करता है। तो यहां पर सोइंग ही आप देखिए कि पानी कितने, मात्र 63% जमीनों पे पानी पहुंचा हुआ है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हर एक खेत को पानी। इसको हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे? नहीं तो हम वर्षा के जल पे बराबर आश्रित रहेंगे। सर नीरज जी बोलिए। हाँ अनूप जी, आप प्लीज आगे कंटिन्यू करिए। जैसा कि सर बहुत सही आप डेटा के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो समस्या, लेकिन आज के समय में सिंचाई जो परियोजनाएं है वो चले, लेकिन हमारे पास एक चीज की जरूरी है, जो बिहार सरकार से आग्रह है कि जो हमारे ट्यूबवेल के तहत जितना हम खर्च कर रहे हैं डीजल के उपलब्ध के सोर्स से, उसको कृपया अगर बिजली के तहत अगर किसानों के खेत को जोड़ दिया जाए ट्यूबवेल से, तो एक क्रांति बिहार में दौड़ जाएगी। जो कि डॉक्टर साहब बिजली से खेत जुड़ रहा है, ये प्रयास हो रहा है, खेतों तक बिजली पहुंचने लगी है और आगे बढ़ाएगी। उसके बाद सर एक और है, माइक्रो इरिगेशन की तरफ हम लोग को बढ़ने की जरूरत है। नहीं तो आज के समय में जो महाराष्ट्र या दूसरा प्रदेश का देख रहे हैं, जगह 400-500 फीट नीचे जो पानी चला गया है, एक आने वाला भविष्य के लिए हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि आज हम लोग के बिहार के लिए जरूरत है कि आगे पानी का संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय करें। सबसे पहले तो इतना हम लोग के बाढ़ प्रभावित है, उसको पानी का कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से ये योजना करनी चाहिए। दक्षिण बिहार है उसको किसी तरह पानी को डाइवर्ट करे, या फिर केंद्र स्तर से प्लानिंग करे कि जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ है, क्योंकि पानी की स्टॉक हमारे पास इतना है कि हम लोग उससे मर रहे हैं, उसको नेशनल लेवल पर योजित करके और उस पानी को आप छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे एरिया में भी आप डाइवर्ट करिए, ताकि दक्षिण बिहार से होते हुए जाए, जो कि पानी की समस्या है वो ना हो। क्योंकि आप तो 14-15 डिस्ट्रिक्ट आपका पानी से मर रहे हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका। बिहार की नदियों की उराही होनी चाहिए, वो पुरानी धारा है उसको फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसके कारण हम बाढ़ से भी बच सकते हैं और उत्तर बिहार के पानी को हम दक्षिण बिहार भी पहुंचा सकते हैं। और बिहार इतना ही नहीं कर सकता, पंजाब और हरियाणा की मिट्टी जो अब उर्वर नहीं रह चुकी है, अगर हम इस मिट्टी को नदी से निकालकर उस राज्य को देते हैं तो एक राज्य से 2 राज्य संपन्न हो सकते हैं। ऐसे दूरदर्शी काम को करना होगा। सरकार को इसकी रिपोर्ट बनानी चाहिए कि कैसे करके इसको हम पूरा करेंगे। एक बड़ी बात, सभी सरकार प्रयास में लगे हुए हैं, किसानों पर आजकल फोकस है, राजनीति किसान की तरफ ही आ गई है। अब किसानों की स्थिति बुरी नहीं रहने वाली है, किसान जागरूक भी हुए हैं और किसान इतने जागरूक हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। बिहार में तो अभी चर्चा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिहार सरकार ने बंद कर दी। हर एक सरकार दे रही है, हर राज्य सरकार दे रही है और बिहार सरकार में इसको बंद कर दिया गया है। तो आपके आपसी राजनीति के कारण बिहार के किसान जो अधिकतम फायदा है, अधिकतम जो सहयोग हो सकता है, उसको नहीं उठा पा रहे हैं। और यहाँ योजना शुरू हुई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री सहायता योजना, बिहार सरकार ने शुरू किया है, जिसमें कोऑपरेटिव के माध्यम से हमें कुछ इनपुट दिए जाते हैं अगर मेरे फसल बर्बाद हो गए तो बिहार के किसान इसकी चर्चा कर रहे हैं। अजीत जी जी नहीं हाँ, ये एक बीमा योजना का एक बड़ा विषय है। बीमा योजना में मैं बहुत ज्यादा इस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि उसके पीछे कारण है। हमको एमएसपी दीजिए। एमएसपी दूसरी चीज है, मतलब कि आपने जो निर्धारित मूल्य किया है 18, अभी जो सर ने बोला सर, मैं तो दूसरी चीज, एमएसपी की तो घोषणा हो चुकी है। बोलना चाह रहा हूँ नहीं सर, मैं दूसरी बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक सेकेंड, अभी जो डॉक्टर चौबे ने जो बात बोली है कि 1200 रुपए पर क्विंटल धान बेचने के लिए विवश है किसान, जबकि 1800 रुपया एमएसपी है जी। इसको लेके क्यों धान बेचने के लिए विवश है किसान? क्या कारण है?
हमको, मेरी फसल है, हमको बेटी का ब्याह करना है, गौना करवाना है, बच्चा को फीस देना है, गोतिया ही मरनी हो गया है उसमें जाना है, सारा काम हमको इसी से करना है। तो हम कितना देर तक हम इंतजार करते रहेंगे? हमको आप 1800 रुपया बोल दिया और हम जाते और देते। नमी का आप मामला बनाते हैं और 50 तरीके की चीजें। मैं गया था आंध्र प्रदेश में, आपको एक उदाहरण देते हुए मैं बोलता हूं, आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलना जरूरी है। मैं गया, रोड पर देखा कि एक ट्रक खड़ा हुआ है। हमने पूछा, अब उत्सुकता बस में उतर गया, देखा कि वहीं पर वो धान जो है सो तसीला जा रहा है और मंडी में बहुत बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं, वो वहां ले जाके और जमा कर दे रहे हैं और तुरंत ऑनलाइन जितना वजन हो रहा है उसके हिसाब से उन्होंने पैसा उसको दे दिया। मतलब कि 2 किलोमीटर के भीतर परिधि में आप जाके और किसान वहां आंध्र प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी अपने धानों को बेच दे रहे हैं। अब ये जो मैं क्यों ये बात को कहना चाह रहा हूं कि हमको 1800 रुपया दे दिया। अब आप बीमा की बात उठा रहे हैं। बीमा में क्या होता है, यदि मेरा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया तो आप केवल मेरा मोटरसाइकिल देखते हैं। यदि हमारा धान खराब हो गया या फसल मेरी खराब हो गई तो आप क्या देखते हैं? आप क्या क्या सर्टिफिकेट लेते हैं? वो क्रॉप कटिंग का सर्टिफिकेट लेते हैं, सीओ जो होता है वो देखता है, कर्मचारी वो जो फसल जो काटते हैं वो देखते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं। ये सब सारी प्रक्रियाएं जब हो जाएंगी उसके बाद फिर आपको यदि मिलना होगा तो मिला, और सरकार जब घोषित करेगी तब आपको मिलता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है नीरज जी कि इन सब सारी चीजों से जो किसान हकीकत में जिसकी फसल मर जाती है उसको संभव है कि उसको वो फसल नहीं मिले। कैश क्रॉप नहीं है ना, कैश क्रॉप रहेगा एक छोटी सी जगह में। जैसे कि यदि आपने अंगूर की फसल की तो आपने उसकी बीमा की, या मुर्गी पालन किया तो उसका आपने बीमा किया, इन सब मछली पालन किया उसका बीमा किया, तो एक पॉन्ड है उसको आप अच्छे ढंग से कैप्टिव तरीके से उसका एनालिसिस करवा सकते हैं। लेकिन उस जगह पर किसी का धान हुआ, किसी का धान नहीं हुआ, अन्य कारणों से मर गया, इन सब सारे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आग्रह करूंगा कि इसके सरलीकरण पर कुछ हम लोग चर्चा करें। बाद में भी किसानों का समूह यदि इस विषय पर अपने प्रस्तावों को रखता है, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बीमा की जो डिजाइनिंग है इज नॉट प्रो एज पर द फार्मर्स का, जो किसानों की जो नीड है उसके हिसाब से नहीं है, रादर देन बीमा जो कंपनियां करवाती हैं उन्होंने अपने डिजाइन से बनाया है। मेरा सबमिशन ये है, आग्रह और निवेदन के साथ। बीमा पर आपके अपनी राय, लेकिन जिस बीमा को भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के लिए फसल बीमा की शुरुआत की थी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसमें संशोधन किया है, उसको और सुगम बनाया है। तो हर एक राज्यों में ये सुविधा मिल पा रही है और बिहार में ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरा प्रश्न ये था कि जब केंद्र के द्वारा अन्य राज्यों को ये सुविधा मिल रही है, बिहार में भी पहले मिलती रही है, तो बीच में इसको रोका क्यों गया? जबकि दोनों जगह साझा सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम ई मार्केट खोल रहे हैं, ई मंडी खोल रहे हैं, हम एक ही जैसा पूरा बाजार होगा किसानों के लिए, पूरे भारत में एक जैसा बाजार होगा। लेकिन कहने की बात एक तरफ और देखने की बात एक तरफ। आज बिहार में कहीं कोई क्रय केंद्र नहीं खुलते। धान के क्रय केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उसमें जो मशक्कत है आपने उसको स्वीकार किया है कि नमी के नाम पर उसे रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद किसानों से अधिक धान लिए जाते हैं। एक बोरी जो 40 किलो की होती है, उस बोरी में 45 किलो धान लिए जाते हैं। इसका मैं साक्ष्य प्रमाण भी दे सकता हूं। तो इस तरह से किसानों के धान सिर्फ एक फसल, और फसल कोई फसल नहीं खरीदी जाती। जब बिहार की इच्छा शक्ति जगती है, बिहार के मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति जगती है, तो हम देखते हैं गांव-गांव सड़कें बनने लगती है। हम देखते हैं कि गांव-गांव में जल मीनार बनने लगता है। तो आपकी इच्छा शक्ति जगी तो आपने ये कर लिया, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति किसानों के लिए कब जगेगी?
प्रत्येक पंचायत में क्रय केंद्र कब खुलेंगे? और जब तक क्रय केंद्र नहीं खुलेंगे, किसानों को उसके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। चाहे प्रधानमंत्री देश के क्यों न कहते रह जाए कि हम 22 तक किसानों की आमदनी दुनी कर देंगे, लेकिन कोई बीच में बैठा हुआ व्यक्ति किसानों की हकमारी कर रहा है। इसमें सुधार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं डॉक्टर चौबे से पूछना चाहता हूं। जी सर, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे किसान संगठन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसान संगठन आप डेवलप करते हैं तो आप अपनी बात को सरकार के पास जरूर अपनी विरोध कर सकते हैं। जो कि आप महाराष्ट्र में बताया, पंजाब ने सर बताया कि पूरी लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। इसका एक कारण हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है। दूसरी बात सर बताया इंश्योरेंस का। देखिए अभी शायद औरंगाबाद से हैं या आप, मदनपुर एरिया ऐसे भी डॉट घोषित हो जाता है सूखा में। लेकिन एक बार मैं ऐसे वहां पे दिक्कत क्या है कि एक योजना है डीजल अनुदान योजना, जैसा कि चल रहा है। अब एक गांव में 10-20 आदमी उसमें डीजल अनुदान है। चूंकि ये बीमा पॉलिसी आप बता रहे हैं कि एक पर्सनल एक आदमी पे होना चाहिए, ये चूंकि गलत है उसमें, क्योंकि गांव के गांव पंचायत उसमें सेलेक्ट करते हैं लोग। तो अगर एक गांव में 10 या 20 किसान अगर डीजल अनुदान ले लेते हैं तो डीजल अनुदान का मतलब ये हुआ कि आपने डीजल लेकर के अपनी फसल को बचाया। अगर आप डीजल अनुदान लेने के बाद अगर आप फसल आपकी फेलियर हो गई तो उसके लिए बीमा का क्या प्रावधान है? अब सरकार आपको डीजल अनुदान भी दे, सूखा भी दे, ये एक समस्या है हमारे पास। दूसरी समस्या सर बता रहे थे कि मार्केटिंग का, मैंने पहले ही कहा कि और प्रदेश में जितना बाजार समिति या बाजार मंडली का जो गठन है वो हमारे यहाँ जिला लेवल पे भी नहीं है, जो कि वहाँ ब्लॉक स्तरीय या पंचायत लेवल पर जो है लेवल। दूसरी हमारे यहाँ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एपीओ अगर हम बनाते हैं तो उसके अनुसार एक संगठन के अनुसार कोई भी काम को हम बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी बात है किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना सर आता है जो कि सहकारी बैंक के द्वारा दिया जाता है। उसका है कि एक साल जो आपको फसल लगाना है उस फसल के अनुरूप उसका मूल्य है। आप धान गेहूं लगाना चाहते हैं उसमें लागत कम आती है तो लगभग 50 से 60 हजार है। अगर आलू या गन्ना की खेती आप करना चाहते हैं तो उसमें शायद 1,20,000 या कुछ ऐसा है। उसका 7% उसका वार्षिक ब्याज दर है। लेकिन अगर आप एक साल के अंदर अगर आप जमा कर देते हैं तो 4% उसमें भी आपको डेबिट मिल जाता है, आपको 3% ही जमा करना है। लेकिन उसका भी सही रूप से हमारे किसान बंधु नहीं उपयोग कर पा रहे हैं। आज अनुदान लिए, अपना घर बनवा लिए, किसी का शादी में खर्च कर दिए, फिर उसको जमा भी नहीं किए कि अरे भाई हो सकता है कि दूसरी सरकार आए पलट जाए तो हो सकता है कि हमारा माफ हो जाए। तो आगे इसको बैंक कैसे आगे प्रदर्शन करे, उसको लेने में इतनी समस्याएं हो रही है असुलीकरण के लिए। उसके बाद भी हम सोचे कि हमारा बैंक फिर से लोन दे तो उसकी असुलीकरण कैसे करे बैंक। ये एक थोड़ी समस्या है कि जो चीज जिस चीज के लिए बनाया गया है उसका सही ढंग से अनुपालन किया जाए तो हम उसमें बढ़ावा कर सकते हैं। दूसरा, किसान संगठन फार्मर के तहत आप 20 या 25 किसान समूह बनाते हैं तो उसमें आप मशीनीकरण यांत्रिकरण के लिए बहुत अनुदान है। जैसे कि शायद कोई बताया, मतलब कंफर्म नहीं है, उसमें हार्वेस्टर या ट्रैक्टर भी लेने पर 70 से 80% का शायद अनुदान है उस पर। जी हाँ, यांत्रिकीकरण की आप बात कर रहे हैं तो मैं याद कर रहा हूं उन दिनों की कि जब हम अनुदान पर यंत्र खरीदने जाते हैं तो उसका मूल्य कुछ और हो जाता है, ऐसे खुले बाजार में कुछ और होता है। इस तरह की बात हो रही है। इस पर चर्चा के माध्यम से यह संज्ञान सरकार को लेनी चाहिए कि आप जिस वस्तु पर हमें अनुदान देते हैं उसका मूल्य वो जो एजेंसी के मालिक होते हैं वो बढ़ा कर रखते हैं। क्या ये इस बात में सच्चाई है? सर सुनने में तो आया है इस सच्चाई को। सर जी मैं बोलना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर चौबे के उस प्रश्न दो सवाल उठाए हैं। देखिए, एक मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, चौबे सर मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सरकार की तरफ बात कह रहा हूं। सरकार किसानों को कटघरे में खड़ा करना बंद करना चाहिए, मैं आग्रह करता हूं। और पूरी विनम्रता से और सविनय से आग्रह मैं यह करता हूं, यह अन्न उत्पादन करने वाला एक मसीहा है। ये बैठ जाएंगे ना, इतनी कठिनाई में उठ जाते हैं तो आदमी नोट नहीं खाएगा, अनाज कपड़े नहीं खाएंगे, लोग साइकिल और स्कूटर नहीं खाएंगे,
अनाज मैंने प्रारंभ में कहा कि ये ब्रह्म है, इसमें आदि शक्ति है, ये सूर्य पुत्र जिसको कहा जाता है। जानते हैं क्या होता है? दिनकर की बात से उन्होंने शुरुआत की। जिस तरीके से फसल सूर्य की रोशनी से ताकत लेकर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही किसान का हृदय होता है, वो रख देता है वहां पे, वो बार्गेन नहीं करता है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं नीरज जी, आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये किसान संगठन बनाने की जवाबदेही किसकी है? ब्लॉक में ब्लॉक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हुआ करते हैं, एक पोस्ट जो है सो सरकार का ऑलरेडी सैंक्शन है, इनकी जवाबदेही है। और सारे जगह में कितने एक्सटेंशन के लिए किसानों को ले गए हैं एक्सपोजर विजिट के लिए बाहर, कितने किसान गए हुए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, कितने बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आके और किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो जमीन है गांव में उनको चिन्हित करके और वहां डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। जो एक्सटेंशन ऑफिसर के बिहार में कितने प्रतिशत पद खाली हैं? ये सब फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के बड़े बड़े सवाल हैं, और इसको आप बाजार के भरोसे पूरे चीजों को आप छोड़ नहीं सकते। इतने ग्रेजुएट निकल रहे हैं एग्रीकल्चर कॉलेज से, उनको जॉब नहीं मिल रही है, इतनी आवश्यकता है इस प्रदेश में। कहां उन लोगों को किस तरीके से सरकार, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक कृषि मित्र बना दिया। कृषि मित्र का क्या क्वालिफिकेशन है, वो करता क्या है, हर एक पंचायत में क्या कर रहा है, क्या उसकी जवाबदेही नहीं है किसान संगठन बनाने की? दूसरी बात यह है कि जो डीजल अनुदान है, खैर डीजल अनुदान तो अब इतिहास हो जाएगा, क्योंकि जब से एक बहुत अच्छा काम किया है कि एग्रीकल्चर जो पावर का जो फीडर बनाया है, जो अद्भुत काम है, उसको हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहिए। हमारे पिछले 4 साल में 5 साल में जो बिजली की स्थिति बिहार ने बनाई है, देखिए उससे इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर में बहुत कम हुआ है। मैं एश्योर्ड, मैं अपने फसल पे, धान की फसल में बारिश हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरे पास एश्योर्ड इरिगेशन का आज हमारे पास पूरी व्यवस्था है। उसका जो ट्रांसफार्मर है वो 3 दिन के भीतर मेरे गांव का ट्रांसफार्मर जो अभी बिजड़ा डालने के समय था, 3 दिन के भीतर बदल दिया गया। ये जो काम हो रहे हैं इसको बिल्कुल बदलना चाहिए। ये डीजल वाला, देखिए ये जो डिजाइन है ना इस तरीके का प्रोग्राम का, डीजल अनुदान, ये सब किसके पास पैसा जाता है हम लोग खूब जानते हैं, इसलिए इनको छोड़ दीजिए, ये इतिहास की चीज हो गई। आगे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि मेरा धान हुआ, मेरा धान होने के साथ पैक्स में आप चूंकि क्रेडिट नहीं करते हैं इसलिए पैक्स वाला खरीदता नहीं है, खरीदारी शुरू नहीं होती है। मैं यदि धान लेके गया, आप 12,000 की जनसंख्या पर, मैं एक और बात बता दूं, 12,000 से 14,000 की जनसंख्या पर यहाँ पर एक पैक्स है, आप गणना करके रख दीजिए। जबकि पंजाब में 5,000 की जनसंख्या पर है, 3,000 की जनसंख्या पर एक मंडी और खरीदार बना के रखा है। इन सब सारे जो मौलिक सवाल हैं इस पर हम लोग को बहस करके और एक ड्राफ्ट देना चाहिए सरकार को स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से कि इसको आप लेजी स्फीयर, दैट इज कॉल्ड इन मैनेजमेंट की लेजी स्फीयर मॉडल। लेजी स्फीयर मॉडल से काम नहीं चलेगा। ये गरीब प्रदेश है, नहीं जाएगा ज्यादा दूर, भाड़ा लगा के कितनी दूर जाएगा, कितना देर खड़ा रहेगा किसान लाइन लगा के, और फिर बाद में कह देगा कि तुम्हारा धान खरीदने लायक नहीं है। उसके बगल में एगो व्यापारी खड़ा रहेगा, कहे कि हम आपका धान खरीद लेते हैं, वो तो खरीदे नहीं, आप वो 1800 देते तो देते, हम आपको 1200 रुपया दे रहे हैं। मरता क्या नहीं करता, वो धान पटकता है, पैसा जो मिलता है वो लेके चला जाता है। मैं यदि गलत कह रहा हूं नीरज जी तो आप बताइए, यही हकीकत है कि नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। धान क्रय केंद्र को मैंने नजदीक से देखा है। आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो स्थिति बिहार में बनती थी, आज भी वही स्थिति है। मैं 20 वर्ष पहले भी धान बेचने अगर जाता था मंडी में तो वही कठिनाई होती थी, आज भी वही कठिनाई होती है। लेकिन पहले रिसोर्स कई थे। बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा भी धान खरीदे जाते थे। हम रिसोर्स बढ़ाएं, पैक्स के द्वारा भी खरीदें, उसको बंद कर दिया गया। बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा जो खरीदे जाते थे उसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ अब पैक्स और व्यापार मंडल के द्वारा ही खरीदा जाता है। और इनमें बेचने के लिए हमें पहले निबंधन कराना होता है, तय करना होता है कि हम इतने कुंटल धान बेचेंगे। अगर किसान निबंधन नहीं कराता तो सरकार धान नहीं खरीदती है।
ये सारी कठिनाई, किसानों को अगर कुछ बेचना है तो निबंधन, किसानों को कुछ खरीदना है तो निबंधन, इस तरह से किसानों को जटिलता में फंसा कर रख दिया गया है। ये सारे के सारे जटिल चीज का समाधान होना चाहिए। एक ऐसा बाजार जहां किसान जाए और एमएसपी पर सुविधा से जो बहुत अच्छा, बहुत ही जो केंद्र है वहां वो दे दे। एक अनाज बैंक हो, हर पंचायत में अनाज बैंक हो, हम जितने अनाज जमा कर दिए हम बारी बारी से पैसा ले जाएंगे। तो इस तरह से बिहार सरकार को करना होगा, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। नीरज जी जो आप बात कह रहे हैं, ये जो कृषि रोड मैप जो बिहार सरकार ने बनाया है, ये सब उसमें सारी चीजें हैं। केवल ये कृषि मैप, रोड मैप ये लागू कर दें तो कमाल हो जाए। जितनी बात आपने कही है सब रोड मैप में डाला हुआ है। और हम आपको बता देते हैं, एक आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं कि जो रोड मैप है उसमें स्टोरेज पर, बहुत अच्छी बात आपने कही, स्टोरेज पर मात्र 552 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, मात्र 552 करोड़। और जबकि हार्वेस्टिंग, फार्म मेकनाइजेशन पे 2332 करोड़ रुपया खर्च हुआ 18-19 में। 18-19 का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। तो इस कहने का अर्थ, दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर में एलाइड एग्रीकल्चर पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, अंडा का उत्पादन, इन सब सारी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। और इसको स्टार्टअप की जो पॉलिसी है, मैं फिर से भी इसको दोहराने की कोशिश कर रहा हूं, स्टार्टअप की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर आपको ये पूरा, जितना मैं एलाइड एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, इसको शामिल करना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें 4 स्टार्टअप आप कुछ भी करते हैं, जैसे कंप्यूटर के लिए स्टार्टअप करते हैं, आईटी के लिए स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया बने हैं कि आपको 10 साल तक आपको टैक्स नहीं लगेंगे, तो ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें। 4% आपको 3 साल तक इंटरेस्ट रेट आपका 4% रहेगा। इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, यदि ये स्ट्रेटेजिक तरीके से हम अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, इन सब के साथ हम यदि जोड़ देते हैं तो ये प्रदेश कुपोषित है। यदि हम साथ में, मैं दूसरी चीज, क्योंकि रोड एग्रीकल्चर जो रोड मैप है उसमें जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये लिखता है कि किसान जो एग्रीकल्चर है वो केवल उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हमारे बच्चे 56% बच्चे कुपोषित हैं इस प्रदेश के। यदि हमारे स्कूल के बच्चों को हर एक दिन, आप हर एक दिन ध्यान से सुनिएगा, हर एक दिन एक अंडा, और 6 क्लास तक के बच्चों को हर एक दिन एक अंडा आप देंगे तो प्रतिदिन इस प्रदेश के लिए 4 करोड़ प्रतिदिन के अंडे की जरूरत होगी। वर्तमान में केवल 1 करोड़ अंडा ही ये प्रदेश आयात कर पा रहा है भारत से। ये यदि हम ये करते हैं तो आप प्रकारांतर से समझिए कि किसानों को कितने मजबूती से हम मजबूत कर दे सकते हैं। ये सब सारे बहुत सारे आयाम हैं जिस पर कि हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू। चौबे जी, बहुत सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर लिए। उर्वरक, जहां उर्वरक खरीदने में पहले किसानों को कठिनाई होती थी, मूल्य का फ्लक्चुएशन, ब्लैक से खरीदना पड़ता था, लेकिन वर्तमान दिनों में उर्वरक खरीदने में किसानों को अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। जब से नीम कोटेड यूरिया आया है, ये भी एक हम उपलब्धि मानते हैं, थोड़ा सा सहयोग मानते हैं कि किसानों को उर्वरक खरीदने में अब कठिनाई नहीं है। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट सरकार उस अनुपात में नहीं बना रही, प्रोसेसिंग यूनिट पे कोई ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों है? बिहार सरकार प्रोसेसिंग यूनिट, गन्ना की खेती होती थी, गन्ने के मिल थे, यहाँ चीनी मिल थे, वो लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, किसान आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं, फिर भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। क्यों चीनी मिल बंद है? प्रोसेसिंग यूनिट क्यों यहाँ बिहार में नहीं है? अगर ये सब होता तो बिहार से मजदूरों का पलायन भी रुकता, किसानों को अच्छा मुनाफा भी होता। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? जी देखिए, प्रोसेसिंग यूनिट कृषि में सबसे ज्यादा जरूरी अहम चीज है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हो उसका बाई प्रोडक्ट बना के खुद हम उसको आगे डेवलप करें, और उसमें जो हमारी जनसंख्या है वो ज्यादा से ज्यादा भी इन्वॉल्व भी होगा। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ बाजार की समस्या, इसलिए जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, वो जहां तक कम मूल्य में बेचने के लिए तुल्य है,
उसका कुछ निर्गत मूल्य दोनों पार्टी को उससे बेनिफिट है। एक तो जो प्रोसेसिंग प्लांट डाले उसके लिए भी आगे बहुत ज्यादा उसमें इनकम है, फ्यूचर है, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की भी उसमें जोड़ा जा सकता है। एलाइड सेक्टर से एक फायदा यह है कि जो भी आपका आउटपुट है उसका सारा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आज के समय धीरे धीरे देखिए कुछ तकनीकी के अनुसार बढ़ रहा है इस क्षेत्र में। जैसे मशरूम की खेती हमारे बिहार में देखिए आज के समय में बहुत अच्छे तरह से किया जा रहा है। उसमें कुछ कुछ जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी है फूड प्रोसेसिंग का जरूरत हमारे बिहार में अब बहुत ज्यादा जरूरत हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पाद जो है अब बेसिकली बहुत ज्यादा हो रहा है पहले की तुलना में। तो उसका अगर इस पे जो भी है आप फोकस किया करना सरकार की बहुत जरूरत है, और हम लोग को भी आगे बढ़ के इसमें सहभागिता जरूरी है। क्योंकि आप सिर्फ डेयरी अनुदान करिए तो जो अगर किसान अगर कृषक है उनका जो भी चारा बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, या आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे बिहार में एक अच्छा चीज है कि कोई एक ऐसा स्पेशल नहीं है जो कि सिर्फ एक ही खेती करता हो। जैसे आप महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश या दूसरी साइड में देखेंगे कि अगर काटन में एक बार फसल मार खा गई तो वहां किसान आत्महत्या बहुत ज्यादा जनसंख्या में करते हैं। इसलिए एक अच्छा है हमारे बिहार के लिए कि एक ही किसान का 4 या 5 खेत, चार जो भी फसल है थोड़ा बहुत मात्रा में अलग अलग लगाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कंपोनेंट हमको यहाँ से मिल सकता है। इसलिए सरकार से मतलब आग्रह करना ही है कि मतलब बाई प्रोडक्ट या जो भी हमारे अन्य बंधु हैं जिनके पास कृषि की जोत कम है वो खेती नहीं कर सकते हैं, उनको बाई प्रोडक्ट जो प्रोसेसिंग प्लांट है उनके तरफ आगे बढ़ के आना चाहिए और उसमें अपनी सहभागिता जरूर दिखाए, जिससे दोनों तरफ फायदा होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड किस तरह से काम कर रहा है यहाँ, उसका कितने कितने कार्ड बने किसानों को, उससे क्या क्या लाभ हो रहा है किसानों को? देखिए मृदा जांच आज के समय में अति आवश्यक है, जहां के हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। आज के समय में पंजाब की जो आम वहां के किसान है वो अपना प्रोडक्ट खुद नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इतना वो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हो इतना ज्यादा प्रयोग कर चुके हैं कि आज के समय में सबसे ज्यादा कैंसर के भी मरीज पंजाब में हरियाणा में पाए जा रहे हैं। बिहार में जो लक्ष्य था तो मृदा हेल्थ कार्ड बनाने का, वो पूरा हो चुका है क्या? एक्चुअली उससे काम चल रहा है और पूरा लगभग कुछ हुआ भी है। अब उसके हम फायदे कुछ आपसे जिक्र कर सकते हैं कि उसका क्या क्या फायदे हैं मृदा जांच के। देखिए मृदा जांच हमारी प्राथमिकता इसलिए है कि जब हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे हम कोई भी टेबलेट हमारे पेन किलर या जो खाते हैं हमारा शरीर के लिए साइड इफेक्ट करता है, सेम कंडीशन हमारे भूमि के साथ हमारे धरती के साथ भी यही होता है। आप सिर्फ यूरिया डीएपी एमओपी वो देते हैं जिससे कि नहीं आपको पता है कि कितना डोज हमारे खेत के लिए जरूरत है और किस फसल के किस प्रजाति के लिए कितना डोज की आवश्यकता है। हर फसल के हर प्रजाति के रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। जैसे आप छोटा सा हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, अगर आप धान में नाटे मंसूरिया के जो M2 70-29 प्रजाति है जिसकी की उपज क्षमता 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, उसके लिए खाद की मात्रा ज्यादा है। वही जो आप मध्यम जैसे कि राजेंद्र भगवती या और जो प्रजाति है जिसकी की उपज क्षमता है आपका 60 कुंटल के आसपास है, उसके लिए खाद का अलग डोज है। लेकिन हमारे किसान बंधु इस चीज को ध्यान नहीं देते हुए वो ये समझते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है उसने तो धान में इतना दे दिया तो हम उससे कम क्यों दें। ये एक बहुत बड़ी हम लोग के यहाँ समस्याएं हो रही है। जैसे मृदा जांच से आपका जो बेसिक जो फर्टिलाइजर का जो कंटेंट आता है वो 3 वैल्यू उसका होता है। एक लो लेवल में आता है, एक मीडियम लेवल आता है, एक हाई लेवल आता है। थोड़ा टाइम हो तो आप बोलेंगे तो मैं तीनों का थोड़ा लेवल भी जिक्र कर सकता हूं। बताइए। जैसे नाइट्रोजन का जो डोज है अगर 280 किलो प्रति हेक्टेयर से कम है आपके खेत में उपलब्धता उसकी, तो वो लो लेवल में उसकी मात्रा कम है। अगर 280 से 560 किलो प्रति हेक्टेयर आपके खेत में है तो वो मध्यम में है। अगर 560 किलो प्रति हेक्टेयर ज्यादा है तो आपके खेत में खाद की मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। वही अगर फास्फोरस की हम बात करें तो अगर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो वो लो में है, 10 से 25 तक है तो वो मध्यम में है, और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो हाई रेंज में है, अधिक है। इस तरह पोटास जो कि हमारे 3 खाद पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है,
सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस जो डीएपी से देते हैं, उसके बाद पोटास, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट का जिक्र बहुत कम हमारे यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। बेसिकली धान में देखें तो थोड़ा जिंक का या आयरन सल्फेट का प्रयोग किसान कर रहे हैं, वो भी थोड़ी उनके जिनके समस्याएं शुरू हो रही तब, नहीं तो बाकी अधिकतर किसान है जो कि अभी भी माइक्रो या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है जी। फिर तीसरा है पोटास का। पोटास का अगर 110 किलोग्राम से कम है तो आपका लो लेवल में है, 110 से 280 है तो आपका मध्यम है, अगर 280 किलोग्राम पर ज्यादा है तो ज्यादा है। अब तीनों चार्ट का मतलब यह है कि अगर आपके खेत में फसल के अनुसार, प्रजाति के अनुसार जो रिकमेंडेड डोज किया गया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आप तीनों का इतना इतना मात्रा आपको देना है। अगर आपका खेत लो लेवल शो कर रहा है फर्टिलाइजर तीनों या जो फर्टिलाइजर का, उसका ये मतलब है कि लो में है तो उसमें 25% जो आपका रिकमेंडेड डोज है उसे 25% आपकी मात्रा को बढ़ा के देना है खेत में। अगर मध्यम श्रेणी में आता है तो आपको वही लेवल देना है जितनी की रिकमेंड किया गया है, और अगर अधिक मात्रा में है तो आपको 25% कम करके देना है। ये तीनों का मतलब ये है। जबकि हम अपनी मृदा जांच कराए या न कराए, पड़ोसी जितना दिया उतना हम खाद अपने खेत में दे दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये अच्छी पहल है सरकार के द्वारा कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दे रहे हैं, मिट्टी जांच करा कर दे रहे हैं ताकि वो सही अनुपात में उर्वरक का इस्तेमाल कर सके। हरी खाद के बारे में अजित सर से सवाल लेना चाहता हूँ। अजित सर, मेरी बात को सुन रहे हैं आप? बहुत सारी चर्चा हुई है जी। और केंद्र सरकार की मंशा को मैं बराबर देखता हूं कि वो 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी करने की अभी तक बात कर रहे हैं, जबकि ये कोरोना काल चल रहा है, बहुत से कार्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लेकर आए और बहुत सारी योजनाएं उनके पास है। क्या इस केंद्र की सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि वो 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी कर पाएंगे? ये तो इस पर बहुत सारा लेख लिखा गया है और इस पर नेशनल लेवल पर भी आर्टिकल आए हैं और इसका विश्लेषण भी हम लोग ने लगातार किया है। एक किसान होने के नाते मैं इस क्षेत्र में हूं, लेकिन डॉक्टर चौबे के साथ मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मृदा कार्ड के साथ जो है वो जो है इनपुट कॉस्ट को कम करने की बात, जो मृदा कार्ड है मूल रूप से वो इनपुट कॉस्ट को रैशनलाइज करने की का मामला है। उसका लॉजिक वो है कि आप अंधाधुंध जो मन में आ रहा है वो देखा देखी नहीं डाली। सवाल उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। बिहार में डीजल पर आधारित जब सिंचाई की स्थिति थी, वो जैसे ही अभी फिलहाल आपका जो नबीनगर का जो थर्मल पावर स्टेशन शुरू हो गया और अभी थोड़े दिन में और हो जाएगा, तो बिहार में 24 घंटा बिजली आसानी से रहेगी और आप इनपुट जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आय को दुगना करने के लिए वो है इनपुट कॉस्ट को कम कर। जितना इनपुट कॉस्ट कम होगा उतना आय दुगनी होगी। इसका बेसिक फार्मूला वो है। दूसरी जो चीज है कि एमएसपी को लीगल आइडेंटिटी देना, लीगल लाइन देना, कानूनी बाध्यता देना कि यदि कोई भी व्यापारी जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसके खिलाफ शिकायत होगी और कानूनन तौर पे वो दंडित हो। बिल्कुल। यदि ये व्यवस्था हम स्थापित करते हैं तब ये बाध्यता होगा। तो दो तरीके से चीजें हम स्थापित कर सकते हैं। एक, इनपुट कॉस्ट हम लगातार कम कर दें, जो कि कम हो रहा है बिहार में, और दूसरा कि हम एमएसपी को बाध्यकारी बना दें। तो अब हमको, किसान को, दूसरी जगह क्या होगा सो मैं नहीं जानता हूं, हरियाणा में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, दुगना होगा कि नहीं होगा उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूं। बिहार में डबल हो जाएगा। मैं 100% में कह रहा हूं कि यहां डबल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्टरी लाइन है। ट्रांजेक्टरी लाइन ये क्या है कि ट्रांजिशन, ये फेज है कि डीजल से आपने हटा दिया,
बिजली को कंफर्म कर दिया, पानी को, बीज की गुणवत्ता को, यदि जिस तरीके से इस बार कोरोना का एक फायदा क्या हुआ है कि इस बार सरकार ने ऑनलाइन बीज देने की व्यवस्था कर दी है। यदि ऑनलाइन बीज में बड़ा संकट क्या है, बीज में जर्मिनेशन का इशू है, जो सबसे बड़ी समस्या है बीज की। यदि वो बाहर से खरीद रहे हैं और एक्ट है, वो एक्ट के तहत उस पर केस होता है। कितने केस किए हैं हम लोगों ने बीज विक्रेताओं पे या बीज बनाने वाले पे, यदि जर्मिनेशन जो है 56 या जो उसमें लिखा रहता है उससे कम होता है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। ये तो आप जानते हैं, बीज का जो एक्ट है उसके तहत होता है। इस पर हम लोगों को जानकारी नहीं है और कौन इस कानूनी लफड़े में पड़ना जाएगा। तो ये जो जर्मिनेशन का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है, इसको आप एड्रेस करने की बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। यदि ये हमको बीज की गुणवत्तापूर्ण बीज की सप्लाई हो जाए, यदि हमको फर्टिलाइजर के लिए कौन से फर्टिलाइजर देने हैं, वो यदि जो किसान मित्र है या जो साइंटिस्ट जितने भी हैं, वो पंचायतों में जाके, गांव-गांव में जाके एक मोबाइल वैन की व्यवस्था करनी थी, जो कि कृषि रोड मैप में लिखा हुआ है। वो हर एक वैन जो है सो हर एक पंचायतों की जमीन में लेके और मिट्टी और उस पर उसको मृदा कार्ड बनाना था, वो तो हुआ नहीं। कम से कम मेरी जमीन का मृदा कार्ड नहीं बना। मैंने न जाने कितनी बार औरंगाबाद ब्लॉक में अपनी मिट्टी इधर खो दिए, उधर खो दिए, इतना गड्ढा करके और निकाल के मिक्स करके बीच में, और मैंने भेजा, वो मिट्टी कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया। मैं इसको मंच से मैं बोल रहा हूँ, ओपन फोरम से बोल रहा हूँ, आज तक मेरा कार्ड वार्ड नहीं बना है। तो ये सब सारी जो चीजें जो करनी थी सरकार को, ये यदि नहीं कर रही है, ये किसान कहाँ दौड़ेगा बताइए? खेती छोड़ के दौड़ता रहेगा ब्लॉक और बाकी सारे जगह, क्यों दौड़ेगा भाई? आज आप जिसके लिए सरकार जिन कारणों से सत्ता में आती है, इतने सारे मैनिफेस्टो पढ़िए, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम आय दुगनी करेंगे, मृदा कार्ड बनाएंगे, तो भाई बनवाइए। किसान क्यों सब जगह दौड़ता चलेगा? आप आके बताइए इन सब सारी चीजों को। और ज्ञान का जो मामला है, आप लोग अच्छे ढंग से जिस तरीके से वेबिनार कर रहे हैं क्या हम इस तरीके की चीजें हर एक पंचायत में नहीं कर सकते हैं? किसानों को इकट्ठा करके नहीं कर सकते हैं? तो वो जो कृषि मित्र है, किसान जो मित्र है, वो इन सब सारे कामों को नहीं कर सकते हैं? ये जब तक काम नहीं होगा तब तक इस तरीके की चीजें नहीं होंगी और आय भी दुगना नहीं होगा। मेरा ये आग्रह यही है कि जो एक्सटेंशन का काम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया है। नोबडी इज गोइंग टू द विलेज। कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर विलेज में नहीं जा रहा। एक जो किसान मित्र है उसके भरोसे सारा काम चल रहा है। तो ये जो एक्सटेंशन जो ऑफिसर्स हैं, इनकी बहाली और मृदा कार्ड का बनना, फिर उसके हिसाब से कौन सी चीज डालनी है किसको, वो जो प्रिस्क्रिप्शन देना, इन सब सारे चीजों को जितना हम कर पाएंगे उतना मेरे ख्याल से बेहतर हो पाएगा। क्या चौबे सर, मैं यदि गलत कह रहा हूं तो आपकी बात सही है। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। इसके अनुसार एक बीज ग्राम का योजना भी शायद बिहार सरकार की तरफ से चल रहा है। एक्चुअली मैं कृषि विज्ञान केंद्र में हूं, तो थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा योजनाओं के बारे में थोड़ा सा कम जानकारी है। लेकिन उसमें यह है कि किसान खुद फाउंडेशन या सीड ले करके अपना सर्टिफाइड एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड का उत्पादन कर सकता है, जो कि अपने खेत पे। मुझे सर्टिफिकेट सर, चौबे सर, मुझे सर्टिफिकेट दिलवाइएगा। मैं यदि बीज का उत्पादन करता हूं, उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है, आप दिलवा सकते हैं। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, उसकी क्या प्रक्रिया है? यदि मैं बीज का उत्पादन करना चाहता हूं और बीज उत्पादन करके उसको बिक्री करने की बातचीत में करना चाहता हूं, उसकी क्या प्रक्रिया है? मैं आग्रह करता हूं कि आप इस विषय पे बोलें। देखिए, बीज प्रक्रिया जहां तक है कि आप अपने जो आपका जैसा औरंगाबाद का मेरे ख्याल से खुदरा में है, खुदरा में बीज प्रमाणित एजेंसी है, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर वहां से फिर नहीं, पहला सवाल मैं यही बता रहा हूं, मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं उसमें हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते? मैं एक एक करके मैं ये सब सारी चीज मैं जानता हूं, इसीलिए मैं ये सवाल बोल रहा हूं। इस पर सब पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ये सब एक पुराना एक फ्यूडल टेम्परामेंट है गवर्नमेंट के। द राइटिंग स्टाइल ऑफ द लेटर ऑफ गवर्नमेंट इज द फ्यूडल, कि मैं वहां जाऊं, क्यों जाऊंगा मैं? हम ऑनलाइन, आप अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जब भरते हैं तब आप ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन खुदरा में आप नहीं ऑनलाइन भर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन? पहला सवाल है, मैं इस पे कहूंगा कि आप हस्तक्षेप करें। दूसरा सवाल, दूसरा स्टेप है, माफ करिएगा मैं थोड़ा सा तल्ख हूं क्योंकि किसानों की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन आप माफ करिएगा। आप बोलिए सर, दूसरा स्टेप क्या है? उसके बाद वहां से जो उसके फील्ड इंस्पेक्टर आते हैं, आपकी जो भी फसल है उसका निरीक्षण करने शायद आते हैं, वो निरीक्षण करेंगे, फिर वो रिपोर्ट आगे भेजते हैं, फिर वो शायद पटना से सोचिए, उदरा का एक इंस्टीट्यूशन जो है, वो जो फूड वाला है, वो शाहाबाद पूरा जिला देखता है और औरंगाबाद और गया देखता है। कितने आदमी हैं, जीवन भर में जा पाएंगे वो? हकीकत यही है ना। कृषि विज्ञान केंद्र को क्यों नहीं अधिकार दे रहे हैं हर एक जिले में? क्या मुश्किल है उसमें? हमारा सीड का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, अब वो भी सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये सब बड़े मौलिक सवाल हैं। मैं उन सब सारे सवालों पर, ये सब किसानों की, सर हाँ बीच में आप चले गए थे इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग चर्चा करते रहे। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। किसानों की समस्या पे चर्चा हम पूरी रात भी करें तो वो कम है, क्योंकि किसान समस्याओं में ही जीता है। और भारत की सरकार और राज्य की सरकार ये सब प्रयास कर रहे हैं। कुछ बातें जो छन कर आई है चर्चा से कि बिजली हमें अच्छी मिलने लगी है, कुछ उससे हमारे खर्च कमे हैं। हमने देखा कि सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आई, उर्वरक अब हमें सहजता से ब्लैक से नहीं लेना पड़ता है। तो बहुत सारे परिवर्तन को हमने देखा है, लेकिन बिहार सरकार को बाजार देना होगा, मंडी देना होगा। और जो बात आप कर रहे थे चकबंदी, अगर चकबंदी नहीं होती है तो हमारे जो खेत है वो टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे, हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। आज हम इस परिचर्चा में बहुत कुछ बात को देखते हैं तो हमें लगता है कि इन सब बिंदुओं पर अगर परिचर्चा को ध्यान से कोई सरकार के नुमाइंदे सुनते होंगे तो निश्चित रूप पर इसका संज्ञान लेंगे। मेरा उद्देश्य बिहार स्वाभिमान आंदोलन का यही उद्देश्य है कि हम सरकार को सही दिशा दे सके, किसान को जो उसका हक है उसको दिलवा सके। बिहार का स्वाभिमान तब बढ़ेगा जब किसान उन्नत होगा। निश्चित रूप से वो दिन भी आएगा, किसान उन्नत होगा, जिसके बल पर यह देश चल रहा है, जिसके दम पर यह देश चल रहा है। धरती हरी भरी हो, आकाश मुस्कुराए, कुछ कर दिखाओ ऐसा, इतिहास जगमगाए। हम इतिहास बनाने के लिए संकल्पित हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमें साथ दे। आप सब दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।